नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के सिर्फ नेटो में शामिल होने के ऐलान से ही रशिया ने लगभग यूक्रेन को आधे से ज़्यादा तबाह कर दिया। तो आखिर ये नेटो है क्या? इस वीडियो के माध्यम से हम नेटो संधि और 1989 से पहले यूएसएसआर द्वारा बनाई गई वॉर्सो संधि को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 होने के प्रमुख कारण नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंसेस को माना गया है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, एक ऐसी भावना जहां लोग अपनी संस्कृति, भाषा, जाति, इतिहास, अपने मातृभूमि के प्रति बहुत प्राउडफुल होते हैं और अक्सर दूसरे देशों को अपने से नीचा मानते हैं। इसी का इस्तेमाल कर कंट्रीज के मोनार्क यानी किंग अपने लोगों को वॉर में भेजने के लिए किया करते थे, दूसरों के देशों पर कब्जा करने के लिए। इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, जहां एक ताकतवर देश अपने ताकत के बल पर दूसरों के देशों को कॉलोनाइज करके अपनी प्राइड और पावर को बढ़ाना चाहते थे, उनके देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, जो काम ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनाइज करके किया था। मिलिट्रिज्म, इंपेरियलिज्म बिना सैन्य बल के प्राप्त नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ये देश अपनी मिलिट्री पर अधिक पैसा खर्च कर उन्हें और शक्तिशाली बनाया करते थे। अलायंसेस, एक ऐसे संगठन का निर्माण करना जिसमें शामिल मेंबर कंट्रीज एक दूसरे से इमरजेंसी के समय कलेक्टिव डिफेंस देने का वादा करती है। यदि वर्ल्ड वॉर समय की बात करें तो तब मिलिट्री अलायंसेस बनाए गए थे, जहां दुश्मन देश के हमले के विरोध में मेंबर नेशन एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा करते थे। जैसे कि 1882 में ट्रिपल अलायंस बनाई गई जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के बीच। ट्रिपल अलायंस को काउंटर करने के लिए 1907 में ट्रिपल एंटेंटी बनाई गई ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच। इन मिलिट्री अलायंसेस को बनाने का असली मकसद इंपेरियलिज्म ही था, यानी कि साम्राज्यवाद, क्योंकि तब यूरोप का हर देश अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब पूरी दुनिया में अपना साम्राज्यवाद फैलाने वाली ब्रिटेन और फ्रांस बुरी तरह से आर्थिक तंगी में आ गई। इस विश्व युद्ध में शामिल यूरोप के देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ब्रिटेन लगातार अपनी कॉलोनी खो रहा था। तब पूरी दुनिया को अमेरिका और यूएसएसआर ने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जैसी विचारधाराओं में बांटना शुरू कर दिया। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, खेत, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज किसी प्राइवेट इंडिविजुअल प्लेयर्स या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ओन किया गया हो, जहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिमांड और सप्लाई के द्वारा होती हो, ना कि किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा, जहां लेजियस फेयर्स की पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें सरकार का बहुत कम इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमिक अफेयर्स में। कैपिटलिज्म की विचारधारा में प्राइवेटाइजेशन को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहां लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, पर चीज़ें उन्हें उनके कैपिटल के हिसाब से ही मिलती हैं, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो गरीब होगा वो और गरीब होता जाएगा। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जनता द्वारा ओन किया गया हो, यानी उस देश की सभी संपत्ति का मालिक कोई सरकार या प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप ना होकर उस देश के सभी नागरिक उसके मालिक हो। कम्युनिज्म सोसाइटी में लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, पर चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनके ज़रूरतों के हिसाब से ही, यानी चाहे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कम या ज़्यादा काम करे, पर उसे चीज़ें सेम ही मिलेगी। और लोगों की आम ज़रूरतें क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है, जिन्होंने अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की है जहाँ कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, कोई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हर कोई हर चीज़ का मालिक रहेगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। अब आप सब सोच रहे होंगे, जब कम्युनिज्म इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है तो फिर क्यों आज पूरी दुनिया में इतने कम कम्युनिस्ट कंट्री देखने मिलती हैं? क्यों यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1989 में? दरअसल कार्ल मार्क्स की बताई गई सो कॉल्ड आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी को एक यूटोपियन यानी काल्पनिक सोसाइटी माना गया है। एक ऐसी सोसाइटी जो असल जीवन में कभी स्थापित ही नहीं की जा सकती। एक ऐसी सोसाइटी जहां हर एक व्यक्ति एक ही क्लास का होगा,
तो उन्हें दिशा निर्देश देने वाले की जगह खाली हो जाती है और इस पावर वैक्यूम की वजह से हमेशा एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह के लिए जगह बन जाती है। इसीलिए लेनिन और स्टालिन जैसे डिक्टेटर ने कार्ल मार्क्स की आइडियलिस्ट सोसाइटी के बिल्कुल विरुद्ध ही सोसाइटी बना दी, जहां स्टेट की संपत्ति को ओन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने लगा, जहां लोगों को अब सरकार के नियमों के द्वारा चलाया जाने लगा। तो जहां पहले पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव इंपेरियलिज्म के द्वारा किसी देश को कॉलोनाइज करके उसका शोषण किया जाता था, अब विचारधाराओं के आधार पर किसी देश को अपने कंट्रोल में लिया जाने लगा। बस यहीं से शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध जो सीधा किसी हथियार या गोला बारूदों से न लड़कर आइडियोलॉजी के बेसिस पर लड़ा गया हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस द्वारा जापान पर हुए परमाणु हमले के बाद से सभी कंट्रीज अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगी। अब ये सारे देश इतने सक्षम नहीं थे कि अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे हथियार का निर्माण कर सके। इसलिए इन्होंने अपनी विचारधाराओं के अनुकूल यूएस लेड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ज्वाइन करना उचित समझा और इस तरह देखते ही देखते पूरी दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बांट दी गई। हालांकि कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, यानी किसी भी एक ही विचारधारा में शामिल होने से मना कर दिया। नेटो की शुरुआत 17 मार्च 1948 को साइन किए गए ट्रीटी ऑफ ब्राजील से हुई, जहां वेस्टर्न यूरोप के देश बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और यूके जैसे देशों ने मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल के आधार पर ये संधि बनाई। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने सभी वेस्टर्न यूरोप के देशों को वॉशिंगटन सम्मेलन में बुलाया, जिसमें यूके, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पोर्चुगल जैसे देश शामिल हुए और इस तरह नेटो की स्थापना हुई, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े देशों को कलेक्टिव डिफेंस देने का वादा करती है। इस गठबंधन में वेस्टर्न यूरोप के सभी देश शामिल हो गए थे। इस गठबंधन के खिलाफ सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के सभी कम्युनिस्ट देश एक होने लगे, क्योंकि अमेरिका लगातार कम्युनिज्म को रोकने की कोशिश में था। इसीलिए 1947 में यूएसएसआर, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया के प्रतिनिधि पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने कॉमिनफॉर्म में साइन किया, यानी कि कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कॉमिनफॉर्म का उद्देश्य था यूरोप में कम्युनिस्ट विचारधारा को बनाए रखना। 9 मई 1955 में वेस्टर्न जर्मनी के नेटो में शामिल होने पर सोवियत यूनियन की चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि अब वेस्टर्न जर्मनी के पास सेना रखने की अनुमति थी। अब वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों ने मिलकर नेटो के जरिए सोवियत यूनियन के आसपास गंभीर स्थिति पैदा कर दी थी और उसके जवाब में यूरोप के कम्युनिस्ट देशों ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में फिर से एक सम्मेलन बुलाया और यहाँ वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया। इस पैक्ट के 3rd क्लॉज में यह साफ साफ कहा गया था कि संगठन से जुड़े किसी भी देश पर हमला होता है तो अन्य सभी देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। दोनों के बीच कई बार युद्ध की स्थिति बनी, पर कभी युद्ध हुआ ही नहीं और आखिर 1989 में यूएसएसआर की लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान से मिली हार, अपने ही लोगों से कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मिलते हुए विरोध, यूएसएसआर, यूरोप और एशिया के कुछ देशों में क्रांति शुरू होने के कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 देश यूएसएसआर से अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए और इनमें से यूक्रेन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर के उभरा और इसी के साथ ही वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।